आप सभी को नमस्कार। मैं आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब पूरा भारत खुल चुका है ना। मतलब डर ख़त्म हो चुका है, तो अब आप लोग पढ़ाई में लग जाइए क्योंकि टेस्ट 100% आने वाला है। जो और आप मेहनत भी कर रहे होंगे, मुझे उम्मीद है आप सब लोग मेहनत भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, आज जो हमारा जो चल रहा था, आप लोगों को पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 4 हमारा चलेगा। आज का जो वीडियो आपको मिलने वाला है वो पार्ट 4 का मिलने वाला है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। जैसे आप पढ़ते हुए भी आ रहे हैं, आपको 3 पार्ट तो मिल गए हैं। देखिए, आपको मैं बता दूं, मेरा जो भी पार्ट आपको समझना है उसके लिए आपको सारे पार्ट देखने पड़ेंगे। अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्लास 4th देखनी है, पार्ट 4th अगर आपको देखनी है, तो आपको पिछले 3 वीडियो आपको देखने ही पड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यार इस चैनल को शेयर करें। देखिए, आप जो लोग देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है ज़्यादातर 99% आप लोगों ने सब्सक्राइब भी कर रखा होगा, और जिन्होंने नहीं किया वो कर ही लेंगे आगे भविष्य में चलकर। लेकिन आप ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब देखेंगे, तो मुझे एक अंदर से अद्भुत कॉन्फिडेंस प्रकट होगा, जैसे मैं और आप लोगों की तरफ मुझे आकर्षित करेगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर मुझसे संतुष्ट हैं पढ़ाई में, मुझसे संतुष्ट हैं अगर समझने में, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें। दूसरों को कोई अगर आपसे पूछे तो दूसरों को इसकी एडवाइस दिया करें कि आप इस चैनल को देख सकते हैं। इस चैनल पे आपको लगभग सारी चीज़ें मिल जाएंगी। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे मेरे स्टूडेंट बोलते रहते हैं कि गुरुजी आप एक छोटा सा काम और कर लो, जो भी चैप्टर आप चालू करें उसको कंप्लीट कराया करें, उसके बाद आप सेकंड चैप्टर पे जाया करें। तो मुझे भी ये अच्छा लगा। मुझे कुछ स्टूडेंटों ने तो बोला ही था, बल्कि मेरे दोस्तों ने भी मुझे बोला, और मेरे बहुत सारे अच्छे अच्छे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे बोला कि यार तू एक काम किया कर, पहले जो चैप्टर चालू करा उसको पूरा कर, उसके बाद में अगले चैप्टर पे जा। जैसे हमारी लाइव क्लास चल रही थी, मिक्सचर एंड एलिगेशन हमारा बीच में छूट गया, उसे मैंने अभी छोड़ के ही रखा है और मैंने नया चैप्टर चालू कर दिया। तो उसने कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब यहाँ से एक चीज़ डिसाइड कर ले कि अगर आज तेरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रही है तो पहले उसको निपटा, उसके बाद में अगले चैप्टर पे जाना। तो मैंने भी यही सोचा है कि अब जो भी चीज़ें, पहले मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको निपटा दूंगा, उसके बाद जो भी शेष बचा है पहले उनको करेंगे अपन। समझ गए? जैसे नंबर सिस्टम बचा है उसको करेंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री बचा है उसको करेंगे, जैसे सीआई के वीडियो डाल रखे हैं वो बचा है उसको करेंगे, जैसे हमारे मिक्सचर एंड एलिगेशन डाल रखा है उसको करेंगे, जैसे अलजेब्रा के कुछ पार्ट्स बचे हैं उसको करेंगे अपन। उसके बाद में हम किसी अगले चैप्टर पे या नए वाले चैप्टर पे हम जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक, बढ़े फिर आगे। आज जो हमारा पार्ट 4 है, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट 4 है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर देखेंगे तो आपको एक ना एक क्वेश्चन इस पर आधारित पार्ट 4 क्लास 4th में से क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, सारे के सारे जो भी क्वेश्चंस मैंने ले रखे हैं वो या तो किसी स्टूडेंट के डाउट हैं जो मेरे पास आए हैं इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। जो भी मैं आपको चैप्टर कराऊंगा वो चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस होंगे, ज़्यादातर वो या तो स्टूडेंट के डाउट होंगे, पहला पॉइंट, या फिर किसी किताब से उठाए होंगे, या फिर किसी एग्जाम में वो पूछे गए होंगे, जो चीज़ मैं यहाँ पे क्वेश्चंस आपको कराता हूँ। इसलिए आप मेरे साथ जुड़े रहें, क्वेश्चनों को 100% करें, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व किया करें। अगर सॉल्यूशन आ जाता है तो सॉल्यूशन आप देख सकते हो, क्या पता आपको नया मेथड मिल जाए। और नहीं भी देखना चाहते अगर आ गया है तो आप उसे स्किप करके सेकंड क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन अगर आपको नहीं बने तो फिर क्या करेंगे, आपको वो तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, आपको वीडियो देखना ही पड़ेगा। तब पूरे वीडियो को जरूर देखा करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब भी करवाएं। ऐसे सब्सक्राइब नहीं करवाएं ज़बरदस्ती का, बस आप तो शेयर कर दें, बाकी स्टूडेंट खुद से खुद सब्सक्राइब करने लग जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करें हम। यहाँ पे हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 4 है और हमारा स्टार्ट क्या होने वाला है ये चीज़ देखिए। यहाँ पे आप डाल लें टाइप्स ऑफ लाइंस, मतलब लाइन कितनी प्रकार की होती है। यहाँ पे आपके ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है और आता रहेगा, इसलिए आप ये कर लेना। हालांकि मैंने ज्योमेट्री में बताया था टाइप लाइंस वगैरह के बारे में, मैंने अलजेब्रा में कुछ चीज़ें भी बताई थी जो यहाँ पे ज्योमेट्री और अलजेब्रा का मिश्रण है इस टाइप्स ऑफ लाइन्स में। ठीक है, तो देखिए इधर इसमें 5 टाइप की होती हैं। कितने टाइप की होती हैं? 5 टाइप की होती हैं आपकी लाइन्स। पहला टाइप होता है आपका पैरेलल लाइन, आपने सुना ही होगा पैरेलल लाइंस। ठीक है, मतलब दो लाइन आपकी समांतर होंगी। मान लीजिए ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, दोनों लाइनें कैसी हैं, इसे पैरेलल लाइंस कह दिया जाता है। पैरेलल लाइंस का मतलब लाइंस L1 एंड L2 डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर।
वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ आप ध्यान रखना। L1 और L2 लाइन, दो लाइन है L1 और L2, इसे हम क्या कहते हैं, दो लाइन है जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, दोनों एक दूसरे को नहीं काटेंगे, उसे हम कौन सी लाइन कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं। दूसरी लाइन होती है आपकी कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन है ना। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है एक लाइन मान लीजिए L1 है, इसी पर कोई दूसरी लाइन आ जाए, इसी पर कोई दूसरी लाइन आ जाए, इसे हम L2 कह देते हैं। मतलब लाइन के ऊपर लाइन आना है, समझ पा रहे हैं, एक के ऊपर एक लाइन होना, L1 ऑन L2, मतलब एक लाइन दूसरी लाइन पर आ जाए, मतलब समझ पा रहे हैं इस बात को। L1 ऑन L2, इंग्लिश मेरी इतनी अच्छी नहीं है तो आप लिख लेना जो भी लिखना चाहे, लेकिन L1 ऑन L2 मतलब L2 के ऊपर L1 होना चाहिए, L1 के ऊपर L2 होना चाहिए, मतलब एक के ऊपर एक लाइन होना चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो होता है वो होता है अपना कौन सा, इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी लाइन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखा जिसे हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखा कह देते हैं, इसे समांतर रेखा कहते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब दो लाइनें आपके पास में जो कहीं ना कहीं एक बिंदु पर कट कर रही होंगी, किसी एक बिंदु पर कट कर रही होंगी, इसे हम क्या कह देते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे L1 है और L2 है, किसी एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करेंगे, इसे हम क्या कह देते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। चौथा होता है आपकी कौन सी, परपेंडिकुलर लाइन, आपने सुना ही होगा, परपेंडिकुलर या लंबवत रेखाएं, मतलब एक रेखा दूसरी रेखा पे क्या होगी, लंबवत होगी। जैसे ये इस तरीके से मान लीजिए L1 रेखा है, ये L2 रेखा है, और ये दोनों एक दूसरे के कैसी हैं, परपेंडिकुलर है, समझ पाए। और एक और लाइन होती है आपकी पांचवी टाइप की, और उसे हम कहते हैं कौन सी, कंकरेंट लाइन। कंकरेंट लाइन, इसे हिंदी में कहा जाता है संपाती रेखा। कंकरेंट लाइन को क्या कहा जाता है, संपाती रेखा। कंकरेंट लाइन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपकी दो लाइन नहीं होंगी, यहाँ पे बल्कि आपकी कितनी लाइन होंगी, दो या दो से अधिक होंगी, दो से अधिक होंगी, मतलब तीन या तीन से अधिक होंगी। अगर दो होंगी तो वो कंकरेंट लाइन नहीं होगी, वो इंटरसेक्टिंग लाइन में चली जाएगी जहाँ पे कट कर रही होंगी एक बिंदु पे। लेकिन कंकरेंट लाइन में क्या है, तीन या तीन से अधिक लाइन होंगी, मतलब आपके पास मान लीजिए तीन लाइन है, कितनी लाइन है, तीन। तो देखिए इधर एक लाइन ये रही, दूसरी लाइन ये रही, तीसरी लाइन ये रही, मतलब जहां पे तीन या तीन से अधिक लाइन किसी एक बिंदु पर काटें। मैंने आपसे क्या कहा, जहां पर तीन या तीन से अधिक लाइन किसी एक बिंदु पर काटें तो इन लाइन को हम क्या कह देते हैं, कंकरेंट लाइन कह देते हैं। समझ पाए इस बात को। अब एक चीज और आप ध्यान रखना, इसमें क्या ध्यान रखना है कि जो पैरेलल लाइन होती है, ये जो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन L1 L2 जो है ना, वो कभी काटेंगे नहीं, और अगर ये एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं तो यहां पे क्या बनेगा, नो सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब है जो भी आपकी इक्वेशन दे रखी होगी, जैसे मान लीजिए x और y के फॉर्मेट में इक्वेशन दे रखी होगी, तो आप यहां पे कभी भी x एंड y की वैल्यू नहीं निकाल सकते, कभी नहीं निकाल सकते आप। x एंड y की वैल्यू आप कभी भी यहाँ पे फाइंड नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे ये चीज़ होती है, आप ये ध्यान रखिएगा। नो सॉल्यूशन मतलब जिसकी x एंड y की वैल्यू आप कभी भी आपके पास में फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो मतलब जो भी x एंड y की वेरिएबल में दे रखा है, या a और b के वेरिएबल में दे रखी है इक्वेशन, जिस भी फॉर्मेट में आपकी इक्वेशन दे रखी है, जो वेरिएबल है उन वेरिएबल की आप कभी भी कोई वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए पैरेलल लाइन के लिए क्या हो जाता है, नो सॉल्यूशंस हो जाते हैं। समझ पाए, क्योंकि काटेंगे नहीं, जब काटेंगे ही नहीं तो फिर वो उनका पॉइंट कौन सा कॉमन हो सकता है, कोई पॉइंट नहीं हो सकता, इन दोनों का कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा। तो इन दोनों के लिए कोई भी x और y की वैल्यू हम एक स्पेसिफिक नहीं निकाल सकते, निकाल ही नहीं पाएंगे। समझ पा रहे हैं इस बात को। इसको मैं अभी और डिटेल में समझाता हूँ, बस ये भी छोटी छोटी सी बात याद रखना। अब यहाँ पे क्या है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, तो मैंने कहा ये कितनी बार काट रही है, तो आप कहेंगे सर ये तो एक यहाँ पे काट दिया, एक यहाँ पे काट दिया, एक यहाँ पे काट दिया। ऐसे अगर आप गिनेंगे तो आप अनंत पॉइंट इसके अंदर होंगे। समझ पा रहे हैं, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी, इसे ही अनंत पॉइंट होंगे। अनंत मतलब इसके हर जगह काट रही है, यहां से लेके यहां तक हर पॉइंट पे काट रही है। तो जब आप इसको गिनेंगे पॉइंटों को तो आप गिन ही नहीं पाएंगे, वो इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। इसीलिए यहां पे इस कोइंसिडेंट लाइन को कह दिया जाता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या कह दिया जाता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मतलब x और y की न जाने कितनी वैल्यू हो, आप न जाने कितनी, मतलब आप गिन भी नहीं सकते इतनी होंगी। इसे हम क्या कह देते हैं, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ लाइन कह देते हैं, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ लाइन कह देते हैं। एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ लाइन का मतलब एक जो छोटी लाइन है उसी का बड़ा रूप। मतलब कोई भी एक लाइन दे रखी है, उसको आप बड़े
चीज से मल्टीप्लाई करके बड़ा रूप बना दें, उसे ही हम क्या कह देते हैं, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ लाइन कह देते हैं। समझ पा रहे हैं? मतलब एक जो छोटी सी लाइन थी उसके ऊपर आपने ये बड़ी लाइन रख दी, उसे हम एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ लाइन कह देते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब जहां पे ये कहां पे काट रहे हैं, किसी एक बिंदु पे काट रहे हैं, तो इसका मतलब जब आप यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे तो वो कोई ना कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू आएगी एक्स और वाई की, और जो स्पेसिफिक वैल्यू होगी वो इस लाइन को भी सेटिस्फाई कर रही होगी और इस लाइन को भी सेटिस्फाई कर रही होगी। मतलब जब आप उस इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यू रखेंगे तो आपकी वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी। तो किसी एक जगह पे काटती है, इसलिए हम इसे क्या कह देते हैं, यूनिक सॉल्यूशन कह देते हैं। क्या कह देते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। बस आप ये तीन प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, इनमें कोई सॉल्यूशन नहीं होता, ये तो क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, वो चीज आप आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो समझ पाए, यहाँ पे पैरेलल लाइन का मतलब नो सॉल्यूशन, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है जिसमें आप अनंत पॉइंट निकाल सकते हैं, आप अनगिनत पॉइंट निकाल सकते हैं जो आपको गिन भी नहीं सकते, इसलिए इसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन कह देते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब दो लाइन किसी एक पॉइंट पर काट रही हैं, इसीलिए इसे यूनिक सॉल्यूशन, मतलब उसकी एक्स और वाई की वैल्यू एक स्पेसिफिक होगी, एक ही वैल्यू होगी। मतलब x की 10 है तो y की 15 हो जाएगी, पर 10 और 15 के अलावा कोई दूसरी वैल्यू नहीं हो सकती है। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो ये एक यूनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। बाकी तीन, दो परपेंडिकुलर लाइन और कंकरेंट लाइन भी होती है। तो आप पहली हेडिंग डाल लें पैरेलल लाइन, पहली हेडिंग डाल लें पैरेलल लाइन, और यहाँ पे लिख लेना नो सॉल्यूशन, मतलब जिसका आप कभी भी सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। जैसे आपके पास में दो इक्वेशन है, यहाँ लिख देता हूँ। एक इक्वेशन a1x है, दूसरी b1y है ना, प्लस c1 है इक्वल टू 0। एक इक्वेशन है a2x प्लस b2y है प्लस c2 है इक्वल टू 0। आपके पास ये दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन में क्या है, आप x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते। कैसे? जैसे पैरेलल लाइन में क्या होती है, पैरेलल लाइन में ये होती है, जैसे मैंने आपसे कह दिया x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, और मैंने आपसे कह दिया यहाँ पे 2x प्लस 2y इक्वल टू 30। इस तरीके से मैंने आपसे बोल दिया, ठीक है, इस तरीके से मैंने आपसे बोल दिया। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ x की वैल्यू निकालें तो क्या आप निकाल सकते हैं? आपके पास अगर ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं, पहली इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही, तो यहाँ पे क्या आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। अगर आप कहेंगे सर मैं x की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो y को बराबर करना पड़ेगा, y को बराबर करने के लिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 20 हो जाएगा। अब आप माइनस करेंगे तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो आप x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, ना ही आप यहाँ पे y की वैल्यू निकाल सकते। समझ पा रहे हैं? इसीलिए इसे कह दिया जाता है पैरेलल लाइन्स। यहाँ पे क्या होता है, एक छोटी सी चीज समझें। अभी अभी मैंने दो इक्वेशन दी थी, और दो इक्वेशन क्या दी थी, अगर आप इसको गौर करेंगे तो एक इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 10, और दूसरी इक्वेशन मैंने क्या दे रखी थी, 2x प्लस 2y इक्वल टू 30। मैंने आपको ये चीज दे रखी थी, ठीक है। ये दो इक्वेशन अलग अलग हैं, ऐसा मत सोचना कि मैंने 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, नहीं, ये इक्वेशन अलग है, ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है, ये इक्वेशन अलग है, ये इक्वेशन अलग है। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ x और y की वैल्यू तो निकल नहीं रही, x और y की वैल्यू नहीं निकल रही, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। आप यहाँ पे ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं बता सकते जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाए। यहाँ पे x और y की ऐसी कोई भी वैल्यू आप डिफाइन नहीं कर सकते जो इन दोनों इक्वेशन को आप सेटिस्फाई कर पाए। समझ पाए इस बात को? तो अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे आपने क्या किया, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे मान लीजिए 1 है, यहाँ पे 1 है, तो आप कहेंगे इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल। अगर इन दोनों का रेशियो इक्वल होगा तभी ये नो सॉल्यूशन बनेगा, और तभी ये नो सॉल्यूशन होगा जब ये पैरेलल लाइंस होंगी। समझ पाए आप इस बात को? तो यहाँ पे अगर गौर करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से गौर करेंगे तो इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसके नो सॉल्यूशन में आपको याद रखना है क्या, a1 बटे जो a2 होगा वो हमेशा इक्वल होगा किसके, b1 बटे b2 के। ये चीज आपको याद रखनी है कि आपका जो पैरेलल लाइंस होती है उसमें इस a1 बटे a2 का जो रेशियो होगा वो b1 बटे b2 का होता है। आखिर होता कैसे, ये भी मैं आपको बता देता हूं, कैसे होता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। हटा दूं यहां से इसको, देखिए कैसे होता है। यहाँ पे पहली लाइन आपको क्या दे रखी है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे b1y बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे माइनस a1x माइनस c1 होगा, हाँ है ना। अगर मैं पूछूं y कितना आएगा, तो माइनस a1 बटे b1 x माइनस c1 बटे b1, ऐसे ही तो बोलेंगे। और आपको पता है पैरेलल लाइंस में, अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देख रखे हैं तो उसमें आपको पता चलेगा पैरेलल लाइंस में दोनों लाइन का जो स्लोप होता है वो हमेशा क्या रहता है, इक्वल रहता है। ये मैंने आपको बताया था, और कैसे होता है ये भी चीज आपको समझाई थी, वो आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों लाइन का स्लोप क्या रहता है, इक्वल रहता है। तो अब आप मुझे बताएं यहाँ पे स्लोप कितना हो गया,
पहली लाइन का, ये मान लीजिए ये लाइन L1 है, तो यहाँ पे स्लोप कितना हो गया m1, और m1 स्लोप कितना है -a1/b1, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें स्लोप कितना होगा, तो यही तो स्लोप होता है, y बराबर mx + c। अगर आपको याद आए y बराबर mx + c में मैंने आपको याद दिलाया था कि यहाँ पे जो स्लोप होता है -a1/b1 होता है, ये चीज़ समझ पाए। ऐसे ही अगर मैं पूछूं इसका स्लोप क्या होगा, तो आप अगर बिल्कुल सिमिलरली इसी तरीके से निकालेंगे तो स्लोप आएगा कैसे, -a2/b2 निकाल सकते हैं आप ये सारी चीजें, है ना। माइनस से माइनस कट जाएगी, इस a2 को नीचे लेकर आ जाऊंगा तो a1/a2 बराबर क्या हो जाएगा आपका b1/b2 हो जाएगा। क्या ये छोटी सी बात आप लोगों को समझ में आई। तो यहाँ पे जब भी आपकी पैरेलल लाइंस होंगी तो पैरेलल लाइंस में ये स्लोप अगर हम इस तरीके से डिफाइन करें तो ये ध्यान रखना कि a1/a2 का जो रेशियो होगा वो b1/b2 के बराबर होगा। समझ पाए इस बात को, लिख लीजिए आप इसे। इसमें ये जो मैंने अभी मिटा रहा है, ये जो अभी रफ किया है मैंने, इसको ध्यान रखना। मैंने क्या बताया था, यहाँ पे a1/a2 जो होगा वो b1/b2 के बराबर होगा, लेकिन कभी भी c1/c2 के बराबर नहीं होगा। ये चीज़ आप याद रखिएगा। c1 ये भी लिख लेना, ये इक्वेशन लिख लेना, कभी भी c1/c2 के बराबर नहीं होगा। अगर ये बराबर हो जाता है तो फिर वो पैरेलल लाइन नहीं रहेगी। ये चीज़ तो मैंने डिस्क्राइब कर दिया था कि पैरेलल लाइन से ये इक्वल होती हैं, लेकिन कभी भी ये इक्वल नहीं होंगी। अगर ये भी इक्वल हो गई तो वो हमारी पैरेलल लाइन न रह के वो कोइंसिडेंट लाइन हो जाती है, जिसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। वो बताता हूँ कैसे, आप ये चीज़ याद रखना। यहाँ पे मैंने अभी ये रफ कर दिया है, तो इस रफ करते समय इस चीज़ को लिख लेना कि a1/a2 बराबर b1/b2 तो होता है, लेकिन कभी भी c1/c2 इक्वल नहीं होगा। आप ये चीज़ लिख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं इसे हटा रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चंस देखें। आपका एक क्वेश्चन मैं इसका करा रहा हूँ और उस क्वेश्चन को आप लोग करिएगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन क्या है, पहला एक क्वेश्चन देख लीजिए आप। इफ इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स, if equation of two lines are 2x plus 3y equal to 10 and 6x minus ky equal to 21, then find k if these equation have no solution। ठीक है, मैंने आप लोगों को ये बोल दिया इफ इक्वेशन ऑफ टू लाइंस ये दे रखी है, यहाँ पे आपसे क्या कह दिया, नो सॉल्यूशन। अब मुझे बताएंगे नो सॉल्यूशन का मतलब ये दोनों लाइन कैसी होनी चाहिए, आपकी पैरेलल होनी चाहिए। कैसी, पैरेलल। और अगर ये पैरेलल होगी तो आप लोगों को पता है कि a1/a2 बराबर क्या होता है, b1/b2। तो मुझे बताएंगे यहाँ पे a1 कितना है, 2/a2 कितना है, 6 बराबर b1 कितना है, 3/b2 कितना है, माइनस k, तो 2 3 6। यहाँ पर अगर k की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, -9। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप अगर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे k की वैल्यू -9 रख देंगे, तो कभी भी आप x और y की वैल्यू कभी भी फाइंड नहीं कर पाएंगे। समझ पाए इस बात को। वो इक्वेशन ध्यान रखना, मैंने क्या बताया था पैरेलल लाइन में, a1/a2 बराबर b1/b2, लेकिन डज नॉट इक्वल टू c1/c2। आखिर मैंने डज नॉट इक्वल टू c1/c2 क्यों बोला, वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ क्यों बोला था। वो चीज़ इसलिए बोला था कि अगर आपको यहाँ से समझ में आएगा। दूसरी क्या थी हमारी, कोइंसिडेंट लाइन। इसे लिखिए आप, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब मैंने आपको बताया था, एक लाइन के ऊपर कोई हमारी दूसरी लाइन हो। ये मान लीजिए L1 लाइन है और ये मान लीजिए L2 लाइन है। मैंने आपको बताया था यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ लाइन। एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ लाइन, आखिर इसका मतलब क्या है, लाइन का बड़ा हुआ रूप। मतलब मान लीजिए एक छोटी सी लाइन है x + y बराबर 3, ये छोटी सी आपकी लाइन है, इसका बड़ा हुआ रूप, बड़ा हुआ मतलब 2x + 2y बराबर 6 लिख सकता हूँ, मतलब 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एक्सटेंडेड फॉर्म हो गया। मान लीजिए इसे 11x + 11y बराबर 33 लिख सकता हूँ, तो ये हमारा एक्सटेंडेड फॉर्म हो गया। मान लीजिए इसे मैं
50x प्लस 50y बराबर क्या लिख सकता हूँ, 150 लिख सकता हूँ। ये एक्सटेंडेड फॉर्म हो गया। लाइन एक ही है लेकिन उसके ये एक्सटेंडेड फॉर्म हो चुके हैं, समझ पा रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो लाइन होती है कोइंसिडेंट लाइन होती है, मतलब एक के ऊपर एक लाइन होती है। समझ पाए इस बात को। तो अगर आप जैसे मान लीजिए ये दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 3 दे रखा है, मान लीजिए ये दे रखा है, तो इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, तो आप बोल सकते हैं सर 0 3 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 3 0 हो सकता है, 2 1 हो सकता है। इसी तरीके से आप सॉल्यूशन निकालेंगे। चलो ये तो छोटी सी इक्वेशन है, अगर कोई बड़ी इक्वेशन दे दी तो उसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, इनफाइनाइट। कुछ ऐसी इक्वेशंस होंगी जिनमें सॉल्यूशन आपको निकालते निकालते जीवन निकल जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कोइंसिडेंट लाइन जो होती है उनका कितने सॉल्यूशंस हो जाते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाते हैं। कितने, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब मान लीजिए मैं अगर यहाँ पे किसी भी दो लाइन को कंपैरिजन करूं, जैसे मान लो मैं इन दो लाइन को कंपैरिजन करना चाहता हूं, किसी भी दो लाइन को, एक्सटेंडेड फॉर्म के दो लाइन को कंपैरिजन करिए। अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है 1, इनका रेशियो कितना है 1/2, इनका रेशियो कितना है बाई के कोफिशिएंट का 1/2, और इसका भी रेशियो कितना है 1/2। समझ पाए। इसीलिए मैंने कहा था कि पैरेलल लाइन में वो जरूर लिख लेना, डज नॉट इक्वल टू C1/C2, जरूरी नहीं है और C1/C2 इक्वल होगा, जरूरी नहीं, होगा ही नहीं। अगर हो गया तो उसको कोइंसिडेंट सॉल्यूशन हो जाएगा, नो सॉल्यूशन नहीं होगा बल्कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस उसके हो जाएंगे। अगर आप पैरेलल लाइन में, ध्यान रखना कुछ टीचर्स क्या बता देते हैं, ये चीज आप ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूं, ये चीज याद रखना। क्या, पैरेलल लाइन में A1/A2 बराबर B1/B2 तो होता है, लेकिन कुछ टीचर क्या कह देते हैं, ये C1/C2 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर मान लीजिए ये हो गया तो इसके पैरेलल लाइन के इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, नो सॉल्यूशन, लेकिन इस कंडीशन में आप देखेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन जाएंगे। इसलिए आप ये याद रखना कि डज नॉट इक्वल होता है, मतलब कभी भी C1/C2 इक्वल नहीं होगा उसके रेशियो के, तभी हम कह सकते हैं उसके कितने सॉल्यूशन बनेंगे, नो सॉल्यूशन बनेंगे। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 है तो उसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर A1/A2, अब यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को यहां से कंपैरिजन करूं, किसको, इसको, तो आप क्या बोलेंगे, सर इन दोनों का रेशियो किसका, A1/A2 बराबर और किसका B1/B2 बराबर और किसका C1/C2 का जो रेशियो होगा वो हमेशा इक्वल होगा। समझ पाए। तो A1/A2 मतलब x के कोफिशिएंट का रेशियो, B1/B2 मतलब y के कोफिशिएंट का रेशियो, C1/C2 मतलब कांस्टेंट का रेशियो, इनका जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। समझ पाए। ये आपकी कौन सी लाइन हो जाती है, कोइंसिडेंट लाइन, एक के ऊपर एक लाइन हो जाएगी। ठीक है, हटा दूं इसे। इसलिए कहा जाता है इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाते हैं। कितने सॉल्यूशन हो जाते हैं, इनफाइनाइट। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं, इफ इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स, if equation of two lines are 5x plus 4y equal to 10 and 10x minus ky equal to 22, they have infinite solution, they have infinite solution, दे हैव, ये 22 नहीं है, सॉरी ये 20 है ना, ये ध्यान रखना, ये 20 है, ये 20 है, यहाँ पे इसे सही कर लेना। दे हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, देन फाइंड के, देन फाइंड के। तो आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल। अगर आपके पास में आ गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, मतलब कोइंसिडेंट लाइन है, और कोइंसिडेंट लाइन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1/A2 मतलब 5 का भाग इसमें देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2, 10 का भाग इसमें देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2, तो ऐसे ही 4 का भाग इसमें देना है तो कितना आ जाएगा, -8। तो आपका आंसर कितना बन जाएगा, -8। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आए तो अपनी ये कंडीशन ध्यान रखना, क्या, A1/A2 कितना है 10 बराबर B1 कितना है वहाँ पे 4/B2 कितना है -k, तो 5 दूनी 10, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -8 आ जाएगी। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। समझ पाए। तो यहाँ पे जो आंसर आपका बनेगा -8। ये छोटे मोटे से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, बाकी आप करते रहना, मैं तो आप लोगों को कराता रहूँगा। ठीक है, हटा दूँ। चलें तीसरी लाइन पे। तीसरी लाइन है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन लेना। तीसरी है आपके कौन सी, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा मतलब उसका कोई ना कोई एक बिंदु पे काट रही होंगी। किस पे काट रही होंगी, किसी एक बिंदु पे काट रही होंगी।
ठीक है ना। अब आप मुझे एक बात बताएं, उसमें मैंने क्या बताया था, जब ये नहीं काटती थी, जब ये नहीं काटती थी मतलब पैरेलल थी, इसका मतलब A1 A2 बटे B1 B2 होता था, बताया था ना मैंने आप लोगों को। जब ये पैरेलल थी दोनों लाइनें तब वो क्या होती थी, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2। मतलब जब वो नहीं काटती थी तो उनका सॉल्यूशन होता था A1 A2 बराबर B1 बटे B2। लेकिन जब ये काट रही हैं तो अब आप देखें, जब वो काटती थी तब ये इक्वल थी, जब जब ये नहीं काटती थी, जब दोनों लाइंस एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटती थी तब उनका रेशियो इक्वल होता था। अगर ये काट रही हैं तो इनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, डज नॉट इक्वल होगा। क्या होगा, डज नॉट इक्वल। अब बात आती है C1 बटे C2 का, तो देखिए इधर यहाँ पे दोनों कंडीशन लिख लेना कि C1 बटे C2 बराबर भी हो सकता है और C1 बटे C2 बराबर नहीं भी हो सकता है। दोनों कंडीशंस बिल्कुल सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। लेकिन ध्यान रखना इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी तो यहाँ पे ये जो बराबर का साइन है डज नॉट इक्वल हो जाएगा। इसका खासकर इसका याद रखना, इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये तो C1 और C2 क्या है, कांस्टेंट है, तो वो तो कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए इसको ज़्यादा ध्यान मत रखना। इसका आपको ध्यान रखना है कि इनका जो वेरिएबल का जो रेशियो होगा वो कभी भी इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये कभी भी इक्वल नहीं होगा तभी इसका सॉल्यूशन होगा। समझ पाए मैंने आपसे क्या बोला, अगर इन दोनों का रेशियो इक्वल नहीं है तो आप x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर ये दोनों रेशियो इक्वल हो जाएं तो कभी भी आप x और y की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं हैं तो x और y की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो निकल जाएगी, और अगर A1 A2 B1 B2 बराबर हो जाए तो ये x और y की वैल्यू आप फाइंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने आपसे कह दिया 2x प्लस 3y बराबर 15, मान लीजिए इस तरीके से दे दिया। मैंने आपसे कह दिया 4x प्लस 7y इक्वल टू, मैंने यहाँ पे बोल दिया आप लोगों से 25। अब आपसे कहा कि मैंने कि x की वैल्यू निकालें, तो अब y की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप कहीं से 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ये 4 बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा 6, ये कितना बन जाएगा 30। समझ पाए, 2 का मल्टीप्लाई करने पर तो ये 4 से 4 कट गया, 7 में से गए तो कितना, y बराबर कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। समझ पाए, y की वैल्यू अब इस इक्वेशन में 5 ही होगी, -5 ही होगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकती। इसलिए कहा जाता है इसको यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन कहा जाता है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब y की वैल्यू -5 के अलावा कोई भी नहीं हो सकती, सिर्फ -5 ही होगी। समझ पाए, अगर मैं ऐसे x की पूछूं तो x तो अब आप निकाल देंगे। ये क्या थी इक्वेशन हमारी, 2x प्लस 3y इक्वल टू 15 थी। अब y की वैल्यू -5 आ गई तो 2x -5 कितना, -15 बराबर 15, तो 2x बराबर कितना आ गया 30 और x की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो ये बात आप याद रखना, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है x बराबर 15 और y बराबर -5 ही होगा। इसके अलावा इन दोनों के लिए x और y की वैल्यू कोई और हो ही नहीं सकती, -5 और 15 के अलावा। समझ पाए इसका मतलब, इसलिए इसे कह दिया जाता है क्या, यूनिक सॉल्यूशन। और ये यूनिक सॉल्यूशन तभी बनता है जब इसका और इसका रेशियो कभी बराबर नहीं होना चाहिए। अगर इसका रेशियो बराबर हो गया तो सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। जैसे कि मैंने आपको पैरेलल लाइन में बताया था, सारे के सारे जो भी मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, ठीक है ना। इस वाली लाइन का एक क्वेश्चन कैसे आया था बता देता हूं आप लोगों को। if line L1 3x plus 4y equal to 24 and 4x plus ky equal to 29 are intersecting line, कभी कभी वो आपसे क्या बोल सकता है, आर यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोल सकता है, आर यूनिक सॉल्यूशन। देन फाइंड के, तो k का मान कितना होगा, देन फाइंड k, तो k का मान कितना होगा, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। यूनिक सॉल्यूशन है, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन है, देन फाइंड k, तो k बताना है क्या होगा। तो आप क्या बोलेंगे, सर अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है, यूनिक सॉल्यूशन है, तो a1 बटे जो a2 होगा वो कभी भी इक्वल नहीं होगा किसके, b1 बटे b2 के। समझ पाए इसका मतलब। अब अगर मैं आपसे पूछूं k कितना होगा, तो k डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा 16/3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ k की वैल्यू कभी भी 16/3 नहीं हो सकती, इसके अलावा कुछ भी हो सकती है। 17/3 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, करोड़ों हो सकती है, जो चाहे वो हो सकते हैं, लेकिन k की वैल्यू कभी भी 16/3 नहीं होगी। इसका मतलब ये हो जाएगा। समझ पाए,
ये आपका क्वेश्चन उतार लेना। अब हम चलते हैं फोर्थ लाइन के ऊपर। फोर्थ हेडिंग डाल लो, कौन सी? परपेंडिकुलर लाइन। वैसे मज़ा आ रहा है ना आप लोगों को, है ना? अच्छा सा सरल है, कुछ भी नहीं है इसमें, बस बेसिक सी चीज़ें आप याद रखना, ठीक है? बाकी कुछ भी नहीं है। एक बार रिवाइज करा दूंगा मैं आखिरी में। परपेंडिकुलर लाइन मतलब दो लाइन है वो एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो आपको पता है इसका जो स्लोप का मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है? -1। ये तो पता होगा आप लोगों को, ठीक है ना? ये मैंने आपको बताया था कैसे होता है, ये भी चीज़ मैंने आपको बताई थी, आप देख लेना दूसरा तीसरे नंबर का वीडियो, ठीक है? यहाँ पे अब मुझे बताएं, पहली वाली का स्लोप क्या निकाला था हमने? -a1/b1 निकाला था ना अभी थोड़ी देर पहले, जब मैं आपको पैरेलल लाइंस बता रहा था उस समय मैंने आपको स्लोप निकाल के बताया था। ऐसे ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है। मैंने पूछा L2 का स्लोप क्या होगा, तो आप बोल देंगे -a2/b2 बराबर -1। तो ये आ जाएगा a1 इंटू a2 बराबर -b1 इंटू b2। तो जब आप इसे इधर लेकर आएंगे तो a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। आप ये ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस कंडीशन में आपका हमेशा a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 जो होता है वो हमेशा 0 होता है। a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 बराबर हमेशा क्या होगा? 0 हो जाएगा। आप ये चीज़ याद रख लेना, उतार लो इसे। इसका क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक करा देता हूँ, ठीक है? फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है ना। if two lines 3x plus 4y equal to 12 and kx plus 5y minus 10 equal to 0, kx minus 5y equal minus 20, kx plus 5y minus 20 equal to 0 are perpendicular, then find k। तो k निकालना है, ये आपका क्वेश्चन है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में। ऐसा नहीं कह रहा कि सीजीएल में पूछे गए हो, क्या पता किसी कोई क्वेश्चन सीडीएस में पूछा गया हो, क्या पता कोई क्वेश्चन मुझे स्टूडेंट ने सॉल्यूशन के वो सॉल्व करने के रूप में भेजा हो, ठीक है ना? करें इसे। अब आप मुझे बताएं, अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, कैसी है? परपेंडिकुलर, तो आपको पता है a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर हमेशा क्या होगा? 0। तो a1 कितना है? 3 गुणा k प्लस b1 कितना है? 4 गुणा 5 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो ये आ जाएगा 3k बराबर -20। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -20/3। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ पाए? तो यहाँ पे के आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर कोई परेशानी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है? चले हम फिफ्थ लाइन की तरफ। कौन सी? कंकरेंट लाइन। हटा दूँ, ये है हमारी कौन सी? कंकरेंट लाइन। कंकरेंट लाइन मैंने आपको बताई थी, इसकी कंडीशन बताने की ज़रूरत ही नहीं है। दो लाइन तो आपको काट रही होंगी, कोई तीसरी लाइन उसी पॉइंट से निकल जाए तो ये जो 3 या 3 से अधिक ये लाइन सारी कैसी हो जाती हैं? कंकरेंट लाइन। तो आप ये याद रखना, अगर कोई दो लाइन काट रही है उसी पॉइंट से कोई तीसरे लाइन निकल जाए तो हमारी कंकरेंट लाइन हो जाती है। 3 या 3 से अधिक लाइन किसी एक बिंदु पर काटे उसे हम कंकरेंट लाइन कह देते हैं। समझ पाए इस बात को? इसका एक क्वेश्चन दूँ आप लोगों को, सरल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रहा हूँ उससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? इसका एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, कंकरेंट लाइन का क्वेश्चन लिख लेते हैं आप। 5वें नंबर का एक क्वेश्चन है, बिल्कुल सरल है। आप लोग भी वीडियो को पॉज करके किया करें, ठीक है? पहला है इफ 3x प्लस 4y इक्वल टू k, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 एंड x प्लस y इक्वल टू 5 are concurrent line, then find k। तो k का मान ज्ञात करना है। आपके पास में ये 3 लाइन है, क्योंकि कंकरेंट में तो आपको पता है कम से कम 3 होना चाहिए, उससे ज़्यादा कितनी भी हो सकती है। तो आपके पास ये 3 लाइन है और उसने कहा कि कंकरेंट लाइन है, तो आप यहाँ पे k की वैल्यू बताएं। तो कैसे निकालते हैं? सबसे पहले इस k को तो हम बाद में देखते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं इन दो से x और y की वैल्यू क्या आएगी। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 और x प्लस y इक्वल टू 5। अगर मैंने कहा 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2x, ये 2y, ये 10 हो जाएगा। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। और अगर y की वैल्यू 2 आ गई
अगर y की वैल्यू 2 आ गई तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3। इसका मतलब x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 है। अब समझना ध्यान से, मान लीजिए ये दो लाइन है, ये लाइन होगी आपकी कौन सी, ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 हो गई, और ये अपनी L2 लाइन है कौन सी, मान लीजिए x प्लस y इक्वल टू 5 हो गई। इसी पॉइंट से कोई तीसरी लाइन निकल रही है, मान लीजिए ये लाइन निकल गई, और ये लाइन हो गई आपकी कौन सी 3x, ये वाली 3x प्लस 4y इक्वल टू k हो गई। ठीक है, अब ये दोनों लाइनें किस पॉइंट पे कट कर रही थी, इस पॉइंट पे कट कर रही हैं। ये दोनों लाइनें किस पॉइंट पे कट कर रही है, इस पॉइंट पे, और ये पॉइंट है कौन सा, तो आप क्या कहते हैं सर ये पॉइंट हो जाएगा 3,2। समझ पाए, ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा 3,2। मतलब जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x और y की जो वैल्यू आएगी वो 3,2 के रूप में आएगी। समझ पाए, और आप मुझे बताएंगे, मैं ये बोल सकता हूँ इस लाइन पर ये पॉइंट है, बोल सकता हूँ ये सारी चीजें कि इस लाइन पर ये पॉइंट है कौन सा 3,2। इसका मतलब ये हुआ ये जो 3,2 है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, तभी तो इस लाइन पर होगा। किसी लाइन पर कोई पॉइंट कब होता है, जब वो पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। आप सेकंड वीडियो में जाके देखें, मैंने समझाया था अच्छे तरीके से। तो ऐसे अगर मैं कहूँ कि ये पॉइंट जो 3,2 है वो क्या होगा, वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। इस लाइन को सेटिस्फाई करने का मतलब एक्स की वैल्यू 3 रखेंगे तो 9 प्लस y की वैल्यू 2 रखेंगे तो 8 बराबर k, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 17। समझ पाए, तो आज के लिए काफ़ी है, अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट जरूर करके बताया करें कि आपको क्लास में कितना मज़ा आया। 2013 से मैं पढ़ा रहा हूँ दिल्ली मुखर्जी नगर में, और 2018 तक पढ़ाया। उसके बाद में सरकारी नौकरी लगने के कारण मैं नौकरी पे चला गया था। हालांकि अभी भी मैं टीचिंग कर रहा हूँ, तो उसकी आप चिंता मत करिए। बाकी मैं आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँगा, हमेशा जुड़ा रहूँगा। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।